Okay, welcome to all of you again on this PN study group, and I most welcome to all the audience and all the students who have just joined our group for the betterment in the study. आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम सभी कामना करेंगे। पीएन स्टडी ग्रुप के हर एक मेंबर आप सभी के लिए इसी तौर पे, इसी काम के लिए और इसी प्रयास के लिए प्रयासरत हैं, ठीक है। और हम लोग आज उस टॉपिक को डील करेंगे जिसको हम लोग ने बैकड्रॉप किया था, जिसको हम लोग ने छोड़ा था फॉर क्लास 10, दैट इज योर फिजिक्स टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले समझेंगे कि ये नियम एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी को किस मुकाम पे ले जाती है, ठीक है। तो क्योंकि इसको समझना जरूरी है, बिकॉज इट इज इन योर पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बिना इसको समझे हम इलेक्ट्रिसिटी में आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। तो इसका जो नियम है, ये ओम्स लॉ जो नियम है, ये एक्चुअली है क्या। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सर जॉर्ज साइमन ओम, जो एक जर्मन फिजिस्ट है, ठीक है, जर्मन फिजिस्ट, जो एक जर्मन फिजिस्ट हैं। इन 1827 1827 ईस्वी में उन्होंने एक नियम को बनाया था। वो नियम एक्चुअली क्या है, तो कोई भी कंडक्टर है या कोई भी करंट कैरिंग मटेरियल है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो करंट कैरी कर रहा हो, उसे हम कंडक्टिविटी के आधार पे कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। या तो सेमीकंडक्टर कहते हैं, अगर पार्शियली करेगा, आधा अधूरा करेगा तो सेमीकंडक्टर कहलाएगा, सुपर कंडक्टिविटी करेगा तो सुपर कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ अभी बात करेंगे कि कंडक्टर में एक्चुअली ये वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कंडक्शन ऑफ चार्ज, जैसे मान लीजिए कि एक वायर ले ले, और ये वायर है, दिस इज द वायर एंड दिस इज योर पोटेंशियल ए एंड दिस इज योर पोटेंशियल बी। ये VA है, ठीक है, और ये VB है। आपको मैंने बहुत पहले बताया है कि वोल्टेज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के डिफरेंस के ही चलते करंट का फ्लो एक टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, यानी फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल या अक्रॉस द टर्मिनल्स हो पाता है, ठीक है। अब देखिए समझिए, कहने का मतलब है कि इन 1827 सर जॉर्ज साइमन ओम ने इस चीज को डिफाइन किया था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो, ठीक है, इफ देयर इज कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम जानते हैं कि जब करंट इस चार्ज यहां से चला और यहां पहुंचा, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ चार्ज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज देयर। जिस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होता है वही डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ करंट कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के जस्ट विपरीत, मीन्स इन अपोजिट, करंट फ्लो करता है। मैंने इस चीज को बहुत पहले ही आपको बता दिया था, जब मैंने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस आपको करवाया था कि एंड्रे मैरी एम्पियर का क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में, तो उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई थी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से डील करेंगे, क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रहे, टेम्परेचर चेंज ना करे, तो उस केस में जो वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल होगा, ठीक है, ये टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है, विच इज फ्लोइंग इन दिस मटेरियल। इस मटेरियल में जो करंट फ्लो करेगा उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इफ हम लोग अगर जानते हैं और लिखेंगे क्या बगल में, क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट, तो वी विल राइट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब निहित होता है, निश्चित होता है, सर्टेन होता है, तब जाकर ये चीज फॉलो होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर की, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये वर्क करेगा, ये रिलेशन तभी वर्क करता है, ठीक। अगर हम जानते हैं, वी नो दैट इफ वी हैव टू रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हम लोग को अगर इस साइन प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, तो हम ये बात जानते हैं कि वी हैव टू मल्टीप्लाई, हम लोग को क्या करना होगा, एक टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दैट टर्म इज अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट होगा। और किस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, I की तरफ, यानी व्हाट, दिस हैंड इज राइट हैंड, मीन्स राइट हैंड साइड में, ठीक है। देखिए, तो आते हैं, तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल I इंटू R। ये R एक्चुअली क्या है, जो R मैंने अभी लिखा, ये R एक्चुअली क्या है, दिस R इज
रेसिस्टेंस, इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। हमने आपको पीछे बताया भी था इन वीडियोस विच वी हैड ऑलरेडी लॉन्च्ड फॉर यू, उसमें मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस क्या है। ये अपोजिंग क्राइटेरिया है, एक कैरेक्टर है जो फ्लो ऑफ चार्ज को रेसिस्ट करती है, रोकती है, ठीक है, उसे बार बार रोकती है और उससे फ्लो होने से मतलब पूरी तरीके से कंडक्शन को सही तरीके से नहीं होने देती है, रोकती है, उसे रेसिस्ट करती है, तो वो प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस कहलाती है। द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ करंट कैरिंग मटेरियल इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब रेसिस्टेंस का अगर इन दोनों के साथ रिलेशन बताना है तो क्या करें, देखिए। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल V अपॉन I, ठीक है, रेसिस्टेंस इज इक्वल V अपॉन I। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो हम जानते हैं कि R इज इक्वल 1 इंटू V अपॉन I, ठीक है। अब अगर हम लिखेंगे वेयर 1 इज एन, इंडियंस के लिए थोड़ा सा हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम भी हो रहा है लिखने में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, डोंट बी इन हरी, ठीक है, बहुत ज्यादा घबराइए नहीं, हम इसको अभी तुरंत कर देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ लिखते थे, यहाँ लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि R इज इक्वल V अपॉन I, इसका रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, देखिए। तो हम लोग लिखेंगे, वी विल राइट R इज इक्वल 1 इंटू V अपॉन I, लिखेंगे कि वेयर where 1 is an ideal वेक्टर, नॉट आइडियल वेक्टर, एक आदर्श वेक्टर है, ठीक है। और जैसा ही हम इस वेक्टर को रिमूव करेंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में क्या लिखेंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू V अपॉन I। तो जब R V अपॉन I के प्रोपोर्शनल है तो रिलेशन कैसा कैसा हो गया, देखिए। इसको अगर हम लोग बाइफर्केट कर दें तो इसमें से दो रिलेशन डेवलप होंगे। पहला रिलेशन होगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और दूसरा रिलेशन हो जाएगा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। यानी वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल के साथ रिलेशन रेसिस्टेंस का कैसा होगा, तो डायरेक्टली होगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, वोल्टेज घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, ठीक। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, इफ यू विल रेज द करंट देन वी नो द चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस विल इंक्रीज। जब नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज करेंगे, जगह कम होगा, डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा जहां से उसको पास आउट करना है, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जिसके चलते रेसिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा, ये अगर बढ़ गया तो ये घट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कंडक्शन ऑफ चार्जेस कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी उसका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है करंट के साथ कैसा रिलेशन रखता है, डायरेक्टली रिलेशन रखता है। अब आपसे कहेगा कोई कि ये बताइए कि अगर जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो रेसिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा, कम फ्लो करने के चलते क्या होगा, उसका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करेगा, क्योंकि वोल्टेज के साथ करंट का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर नहीं बदलता है। लेकिन यही चीज फेल्यूर कब हो जाता है, जब करंट, जब अचानक ग्रेजुअल इंक्रीज होने लगता है टेम्परेचर में, यानी 32 डिग्री सेल्सियस है, अचानक 35 हो गया, 37 हो गया, 45 हो गया, तो इस केस में ये फ्लक्चुएशन यहां आ जाएगा, वहां रेसिस्टेंस इन दोनों रिलेशंस को ओवरकम कर जाएगा, और वहीं एक नए रिलेशन का जन्म होगा, डेट इज विल बी अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, ठीक है। वो किस पे वेरी करने लगेगा, अब दो प्रॉपर्टी पे वो वेरी करेगा, तो वो होगा रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी वेरी करेगा किस पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तुरंत पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग समझ चुके हैं कैसा रिलेशन है ये, ठीक है। तो हम लोग तीन तरीके से, जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे इससे रिलेटेड, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप जान सकते हैं यहाँ पे तीन फॉर्मूलाज हैं। पहला तो यहाँ आ गया V इज इक्वल IR, दूसरा यहाँ आ गया, और एक तीसरा भी है
ठीक है, और करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वोल्टेज एक निकाल लिए, एक रेसिस्टेंस का निकाल लिए, करंट का भी निकाल लीजिए। तो करंट का हो जाएगा क्या, I इज इक्वल V अपॉन। तो इन तीन फॉर्मूलाज का आप यूज कर सकते हैं एंड यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। ठीक है, आई शुड इरेज इट नाउ। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करूंगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। हम हमने अभी जस्ट पढ़ा कि रेसिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिनेशन में लिख लेते हैं। तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी इन अ current carrying material, the property in a current carrying material which opposes the flow of current, which opposes the flow of current। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी इन अ करंट कैरिंग मटेरियल, एक करंट कैरी करने वाला मटेरियल में वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है या रेसिस्ट करता है। कोई बुक रेसिस्ट लिखती है, कोई बुक अपोज लिखती है, इससे घबराने की बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही जैसा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट कैरिंग मटेरियल के भीतर है, जो रेसिस्ट करती है करंट के फ्लो को, ठीक है, रोकती है, तो डेट विल बी कॉल्ड रेसिस्टेंस, उसे रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अवरोध उत्पन्न करना होता है इसका काम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रेसिस्टेंस वर्ड जो है, इसके लिए एक ऐसा यूनिट भी निर्धारित किया गया होगा। तो वो ऐसा यूनिट, क्योंकि सर जॉर्ज साइमन ओम की थ्योरी थी, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ग्राफ लेते हैं, ग्राफिकल स्ट्रक्चर पे फॉलो कर लेते हैं, तो ये आप जानते हैं कि व्हेन यू ड्रॉ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर, तो ये आपका ओरिजिन हो गया, दिस इज योर ओरिजिन, मीन्स 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट इज 0 एंड फॉर वाई एक्सिस द कोऑर्डिनेट विल बी आल्सो 0। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये ओरिजिन है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर ऑर्डिनेट, इस एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनेट है, यानी ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनेट का मतलब हुआ वाई एक्सिस, और ये है बेटा आपका एब्सिसा। एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया एब्सिसा, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा ये दोनों मिलकर इस ग्राफिकल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब अगर हम लोग इसमें वोल्टेज और करंट को रिसेंबल करना चाहते हैं, तो वोल्टेज विल ऑलवेज बी केप्ट एट ऑर्डिनेट, यहाँ पे रखा जाएगा, यानी वोल्टेज को हमेशा, ठीक है, अप टू द मार्क रखते हैं। और कैसे रखेंगे, ऑर्डिनेट पे रखते हैं, वाई एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने का वर्क किसका होता है, वोल्टेज का होता है। और ग्राफ को लीनियर वे में, यानी लीनियर वे, देखिए लीनियर वे ये है, हॉरिजॉन्टल वे ये है, तो हॉरिजॉन्टली ग्राफ को एक्सटेंड करने का वर्क किसका होता है, वोल्टेज का होता है। और करंट का क्या होता है, लीनियरली करने का। ठीक है, तो लीनियरली करने के लिए यहाँ पे करंट को रखेंगे, करंट विल बी केप्ट हियर एट एक्स एक्सिस। ठीक, और अगर जब हम इसका कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी तरीके के करंट कैरिंग मटेरियल का जब आप स्टडी करेंगे, तो वहां पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एमए मीटर लगा हुआ है, दोनों का रीडिंग अगर आप देखें, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसा मिलेगा। देखिए, जैसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ मान लीजिए कि 1 वोल्ट यहाँ बढ़ा, तो 1 एम्पियर यहाँ बढ़ गया, दिस विल बी नोटेड इन एम्पियर एंड दिस विल बी नोटेड एट वोल्ट। तो 1 एम्पियर 1 वोल्ट। ठीक, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया,
फिर ये हो गया, तो ये हो गया 2 3 4, यहाँ पे भी 2 3 4। तो जैसे ही इस लाइन को मिलाएंगे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लाइन, इसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। हो गया, तो जैसे ही ये लाइन मिल गया तो आप देख रहे हैं कि देयर इज अ लीनियर लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन डेवलप कर रहा है। तो अगर इसमें कोई भी बेंड नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके के ग्राफ पे अगर बन जा रहा है, तो उस केस में आप ये समझ जाइए कि इट इज फॉलोइंग ओम्स लॉ। अगर ये फ्लक्चुएशन शो करने लगे या ग्राफ कर्व हो जाए, तो आप ये बात जान जाइए कि कांस्टेंट टेम्परेचर अब नहीं रह गया है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ऐसा ग्राफ फॉलो होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आप चीज समझ गए। तो इसी के लिए सर जॉर्ज साइमन ओम की थ्योरी के लिए ही ओम को, ठीक है, यानी ओम वाज टेकन एज द एसआई यूनिट। ठीक है, ये एसआई यूनिट ले लिया गया, एसआई यूनिट फॉर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के लिए एसआई यूनिट ले लिया गया। इसको सिंबलाइज करते हैं एस। ठीक है, ये दिस इज द सिंबल टू टेक आउट ओम। ठीक है, ओम को रिसेंबल ऐसे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रेसिस्टिविटी, जो कि इसी का एक तरीके का हिस्सा है। लेकिन वो कब वर्क करता है? वो वर्क करता है कब? इन एनी केस वेदर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट या वेदर द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तब पर भी करेगा और नहीं है तब पर भी करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है रेसिस्टिविटी। हम लोग ने देखा अभी कि रेसिस्टेंस एक्चुअली क्या है। तो रेसिस्टेंस देखिए रेसिस्टिविटी के साथ कैसा रिलेशन रखता है। तो रेसिस्टिविटी एक्चुअली क्या है? तो रेसिस्टिविटी वर्ड जो होता है ये रेसिस्टेंस का ही एक नया प्रारूप है। ठीक है, रेसिस्टिविटी जो वर्ड होता है, रेसिस्टिविटी, ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो पहला रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दूसरा जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, और एक और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम लोग कि रेसिस्टिविटी एक्चुअली वर्क कैसे करता है, क्यों रो इसका सिंबल है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है, करंट एक स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे वर्क करता है, किरचॉफ्स लॉ यहाँ कैसे जुड़ जाता है रेसिस्टिविटी से। ठीक है, इस सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वी विल continue our classes in next video and we will follow the next topic resistivity in that video for this class. Thank you to all of you and please don't forget to press the bell icons, like, subscribe and share the video, जिसके चलते कमेंट भी करिए भैया, कमेंट भी किया कीजिए। कमेंट करिएगा तभी तो हमको पता चलेगा कि कमी कहाँ है। ठीक है, तो कमेंट भी कीजिए और बिल्कुल धन्यवाद आप सभी को इस पीएन स्टडी ग्रुप को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू।